अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा मोड वेंटिलेटर का, इन्वेजिव वेंटिलेटर। इसके अंदर हमें देखना है कि कितने मोड होते हैं। पहला मोड मैं आपको लिख देता हूँ, VCV, जो आपको वेंटिलेटर में देखने को मिलेगा। मैं आपको डायरेक्टली वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि वेंटिलेटर में कौन से मोड कब आते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेटर। वॉल्यूम से, जैसा कि आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली इसके नाम में ही दिख रहा है वॉल्यूम, हमें क्या करना होता है, पेशेंट को जस्ट वॉल्यूम डिलीवर करनी है कि उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए। पेशेंट खुद से ब्रीथ कर रहा है बट ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, तो हमें प्रेशर ना देके सिर्फ ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। ये होता है हमारा VCV। इसके अंदर हम आपको मोड दिखा देते हैं, जैसा कि क्या क्या होता है मोड में, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। टीवी, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल होती है 500 ml एक अडल्ट पेशेंट के लिए। और अगर इसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एक तो 500 से आता है, दूसरा आता है कि 6 to 8 ml पर बोजी, जो हमारा पर kg बॉडी वेट। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ होगी हमारी पीप, जो मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। नॉर्मल होता है 6 to 10। हम अगर पेशेंट को, किसी को भी अगर पीप सेट करना है तो आप बिना सोचे समझे 6 सेट कर सकते हो। फिर तीसरा होता है रेट, कि हमें 1 मिनट के अंदर कितनी बार ऑक्सीजन को डिलीवर करना है। तो ये होता है 14 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एक अडल्ट पेशेंट के लिए हम 14 मिनिमम रखेंगे और मैक्सिमम उसको 20 रखेंगे। और अब जैसा कि पढ़ते हैं कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो 12 से 20 है, बट वेंटिलेटर में वो 14 से 20 मांगते हैं। फिर ये चीज़ होगी। अब होता है इसमें I और E। ये होता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी। इसका डायरेक्ट सीधा है, 1 सेकंड के लिए हमारा इंस्पिरेशन रहेगा और 2 सेकंड्स के लिए हमारा एक्सपायरेशन रहेगा। फिर अब हम पढ़ेंगे दूसरा मोड है इसका। अभी हमने VCV पढ़ा था, दूसरा पढ़ेंगे PCV, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर। VCV और PCV में जस्ट इतना ही फ़र्क है। उसमें हमने सिर्फ वॉल्यूम डिलीवर की थी, बट इसमें हमें वॉल्यूम के साथ साथ में प्रेशर भी देना है पेशेंट को, कि हमारा मतलब पेशेंट को वो अनेबल टू ब्रीथ है पेशेंट, तो उसको वो साथ के साथ प्रेशर भी देना है। प्रेशर हमें वेंटिलेटर पे सेटिंग्स में दिख जाएगा कि हमें प्रेशर कितना देना है। तो सेम वही चीज़ है, इसमें भी टीवी मिलेगा आपको। टीवी 500 ml है। रेट मिल जाएगा 12 to 20, 14 to 20। IE मिल जाएगा और आपको पीप मिल जाएगा 6 to 10। जस्ट इसमें प्रेशर ऐड हो जाएगा कि हमने पेशेंट को कितना प्रेशर देना है। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो लेस देन 20 रहेगा। बाकी आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा प्रेशर कितना है, जो आपको डॉक्टर एडवाइस करे। बट ये है कि लेस देन 20। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको जो प्रेशर वॉल्यूम कंट्रोल होता है उसमें आपका प्रेशर कितना रहेगा, तो आपका ऑप्शन में होगा लेस देन 20। फिर हम पढ़ेंगे इसमें तीसरा PRVC। PRVC होता है प्रेशर
रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेटर। प्रेशर रेगुलेटेड का मतलब है कि आप एक प्रेशर सेट कर देंगे, पेशेंट चाहे एजिटेटेड हो चाहे अनकॉन्शियस हो, कुछ भी हो, जितना आपने सेट कर दिया सिर्फ उतना ही प्रेशर डिलीवर करेगा। तो प्रेशर ये सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है जो इसकी रीडिंग होती है प्रेशर की। तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जैसे पेशेंट को प्रेशर हमने रेगुलेटेड कर दिया है और वॉल्यूम भी हमने सब कुछ सेट कर दिया है, जस्ट इसमें इतना ही है। इसका जो फोर्थ और इम्पोर्टेंट होता है कि फोर्थ जो इसका टाइप होता है वो होता है SIMV, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैंडेटरी वेंटिलेशन। जब पेशेंट को हम, अभी पेशेंट हमारा इंट्यूबेटेड है, जब हमें पता लगे कि हमारा पेशेंट है जो खुद से ब्रीथ कर रहा है, खुद से वॉल्यूम भी लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरीके से हम इसको ट्रायल पीरियड पे डालते हैं कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली डाल सकते हो, लेकिन ट्रायल पीरियड के लिए डालना है। तो इसमें क्या होता है, ये मैंडेटरी वेंटिलेशन है। अगर पेशेंट खुद से ब्रीथ कर रहा है तो वेंटिलेटर आपका जो वेंटिलेटर है ना वो कोई प्रेशर डिलीवर करेगा ना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। बट अगर पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है और पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट, मतलब कंटिन्यूसली ना देके इंटरमिटेंट उसमें देता है कि हाँ, पेशेंट खुद से ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि हमारे पेशेंट को क्या चाहिए। इसमें हमारा सब कुछ यही सेटिंग सेम होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से सेटिंग मिलेगी। बट ये जो मोड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन बनता है इस पर कि एक्सट्यूबेशन से पहले वेंटिलेटर में कौन सा मोड किया जाता है। ये मैंने खुद ने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि एक्सट्यूबेशन से पहले कौन सा मोड एक्टिवेट किया जाता है और क्यों, कितने टाइम तक किया जाता है। तो मैक्सिमम जो इसका टाइम होता है वो 6 to 8 आवर्स का होता है बस। इससे ज़्यादा हम इस मोड को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट हाइपोक्सिया में भी जा सकता है पेशेंट का। और आपको पता है कि हाइपोक्सिया में जाने के साथ साथ में पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, बहुत सारे वो आते हैं, इंडिकेशंस हैं। तो अभी ये इतना ही करेंगे। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिकेशन ऑफ वेंटिलेटर। ये होता है जो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि जो हमारी PCO2 होती है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमारे पेशेंट की जो PCO2 है मोर देन 80 mm, हाँ, अगर मोर देन 80 हो जाती है तो हम उस पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। pH जो आपको पता है कि नॉर्मल होता है 7.35 to 7.45। अगर ये लेस देन 7.25 से नीचे आती है, पेशेंट एसिडिक में जाता है, तो हमारा इंडिकेशन है कि पेशेंट को इंट्यूबेट किया जा सकता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है GCS पे। GCS आप लोगों को सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं GCS पे भी आपकी क्लास लूँगा किसी दिन। अगर पेशेंट का GCS लेस देन 8 है तो पेशेंट किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में हो या फिर CVA का केस हो या एक्सीडेंटल केस हो या फिर OT में पेशेंट है जैसे लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, पेशेंट का GCS लेस देन 8 जाता है तो इमीडिएटली आपको पेशेंट को वेंटिलेट करना पड़ेगा। ये हमारा 3 क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि pH कितना होना चाहिए, PCO2 कितने से ज़्यादा जाने पर हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं, GCS है जो लेस देन कितने से करना है, तो ये GCS लेस देन 8 आ जाना चाहिए। 8 या 8 से कम तो हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं।